हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सीएस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि साउंड का वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी हेल्प से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दो साउंड के बीच में जो सेम फ्रीक्वेंसी पे है और सेम इंटेंसिटी पे है। ऑप्शंस आर पिच, क्वालिटी, इंटेंसिटी और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्वालिटी के बेस पे, गुणवत्ता के बेस पे जो है हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। यहाँ पे मेंशन है कि जो क्वालिटी है वो कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का जिसकी हेल्प से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दो साउंड के बीच में जो सेम फ्रीक्वेंसी की है, सेम इंटेंसिटी की है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, पियानो की साउंड क्वालिटी कुछ और होती है, गिटार की कुछ और होती है। तो हम अगर वो सेम जो है फ्रीक्वेंसी पे भी है और सेम इंटेंसिटी पे है तब भी हम उनको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। किस बेसिस पे? क्वालिटी के बेसिस पे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। इनमें से किसे जो है आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस आर नायलॉन, रायोन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर है रायोन। रायोन को जो है आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। रायोन जो है उसे कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। उसे ऑब्टेन किया जाता है वुड पल्प से। किसकी हेल्प से? केमिकल ट्रीटमेंट की हेल्प से जो है वुड पल्प से इसे ऑब्टेन करते हैं और इसे आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। ऑल्दो इसे जो है ऑब्टेन तो नेचुरल सोर्स से किया जाता है क्योंकि वुड पल्प क्या है, वुड पल्प एक नेचुरल सोर्स है, बट इसे बोला क्या जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है और आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन, जब आयरन की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो लाइमस्टोन जो है वो ऐड किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। तो कैल्शियम आयन जो है क्या बन जाता है जब लाइमस्टोन जो है ऐड किया जाएगा ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। तो कैल्शियम आयन एंड अप इन, ऑप्शंस आर गैग, मेटेलिक कैल्शियम कार्बोनेट और स्लैग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम आयन एंड अप इन स्लैग, धातु मल बन जाता है वो। डी इसका सही आंसर होगा। हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज किया जाता है इन द हीट ऑफ द फर्नेस। तो ये क्या बन जाता है, ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड। देन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द हॉट सैंड। हॉट सैंड क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसके साथ ये रिएक्ट करेगा और मेकिंग अ केमिकल कॉल्ड कैल्शियम सिलिकेट, जो क्या होता है, जो स्लैग होता है, धातुमल होता है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्लैग इसका सही आंसर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट, ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को या फिर कंपाउंड्स को कंबाइन करना, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता है, नो फिक्स ऑर्डर और प्रोपोर्शन, तो उसे क्या कहा जाएगा। ये आप नेम से भी समझ जाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन है आपके पास एटम, कंपाउंड, मिक्सचर, एलिमेंट। देखो, टू और मोर एलिमेंट्स का तो मिक्सचर है ये, कंपाउंड्स का भी तो कंपाउंड और एलिमेंट जो है नहीं होगा। एटम तो होता ही सिंगल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिक्सचर। ये जो है मिक्सचर होता है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिक्सचर किसे बोलते हैं। मिक्सचर जो है, मिक्सचर आर वन प्रोडक्ट ऑफ मैकेनिकली ब्लेंडिंग और मिक्सिंग केमिकल सब्सटेंस, जैसे कि एलिमेंट्स और कंपाउंड, इनका जो है मिक्सचर बनता है। किसी भी रेशियो में वो हो सकता है, विदाउट केमिकल बॉन्डिंग हो सकता है और अदर केमिकल चेंजेस के साथ जो है मिक्सचर हो सकता है। तो सही आंसर क्या है, मिक्सचर इसका सही आंसर है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इनमें से किस कंपाउंड से जो है एसिड रेन होती है। बताइए, ऑप्शंस आर नाइट्रोजन, सल्फर, फॉर्मिक एसिड और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है, फॉर्मिक एसिड भी होता है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं जो सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज ऑफ कंपाउंड जिनकी वजह से एसिड रेन होता है, उसमें सल्फर है, नाइट्रोजन है, फॉर्मिक एसिड है, साथ ही साथ क्लोरीन भी है, फोस्फोरिक एसिड भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन मोनोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब जो है एसिड रेन में होते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। इनमें से कौन कौन से जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है बताइए इनमें से कौन कौन से हैं। ऑप्शन है ईस्टर्न हिमालयस, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मन रीजन और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ये तीनों ही जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में आते हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं इंडिया के अंदर और वो 4 कौन कौन से हैं, वो है वेस्टर्न घाट्स, हमने देखा वेस्टर्न घाट्स है, ये है वेस्टर्न घाट्स, और ईस्टर्न हिमालयाज हैं। इधर ईस्टर्न के जो हिमालयाज हैं वो है इंडो बर्मन रीजन है। इंडो बर्मन में जो इतना ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट आता है प्लस में जो इधर बर्मा साइड का पार्ट आता है वो इंडो बर्मन रीजन में आता है। और सुंडालैंड, सुंडालैंड में जो है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड आता है। सुंडालैंड जो है ये इंडोनेशिया वाला पूरा रीजन जो है सुंडालैंड में आता है और इंडिया का जो है वो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड इसमें आता है। ये वाला एरिया को बोलते हैं सुंडालैंड। ये सब जो है क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है इंडिया हैज सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट डाइवर्स रीजन इंडिया रिप्रेजेंट। कौन कौन से रीजन है? ऑप्शन में है कि इंडिया रिप्रेजेंट करता है 2 रियाल्म को और 6 बायोम्स, 12 बायोजियोग्राफिक रीजन और ऑल ऑफ द अबव। ये सभी सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 रैल्म। 2 रैल्म इसका सही आंसर है। और 6 बायोम्स नहीं है इंडिया में, इंडिया में है 5 बायोम्स। और यहाँ पे 12 बायोजियोग्राफिक रीजन नहीं है, किसी किसी जगह पे 10 मेंशन है और कहीं कहीं पे ये 11 मेंशन है। तो 10 या 11 होगा, 12 नहीं है ये। तो इसका सही आंसर क्या है, 2 रैल्म इसका सही आंसर है, ए इज द राइट आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। वो कौन कौन से 2 रैल्म है, 5 बायोम्स कौन कौन से हैं, उन सबके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। इंडिया जो है रिप्रेजेंट करता है 2 रैल्म, 5 बायोम्स और 11 बायोजियोग्राफिक जोन्स को और 25 ज्योग्राफिक प्रोविंसेस को। जो 2 रैल्म है वो कौन कौन से हैं, वो है हिमालयन रीजन जो है वो रिप्रेजेंट करता है पहली आर्कटिक रैल्म को और रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट जो है वो मालियन रैल्म में आता है। मैं पिक्चर के थ्रू आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से जो है डिवाइड होता है रैल्म के अंदर। और इंडिया में आप देख सकते हैं ये पहली आर्कटिक रीजन है, ये सिर्फ हिमालयन रीजन में आता है। ओके, बाकी पूरा इंडिया जो है किस में आ रहा है, इंडो मालियन रीजन, मालियन रैल्म में आता है। ये सब रैल्म होते हैं नियार्कटिक, ओशियानिक, न्यूट्रॉपिकल, एफ्रोट्रॉपिकल, ओशियानियन, ऑस्ट्रेलिएशियन, एंटार्क्टिक, पहली आर्कटिक और इंडोमालियन। तो आप देख सकते हैं इंडिया में 2 ही आते हैं, पहली आर्कटिक का तो बहुत ही कम पार्ट आता है जो हिमालयन रीजन में आता है। बाकी पूरा कॉन्टिनेंट जो है वो किस में आता है, पूरा सब कॉन्टिनेंट जो है हमारा इंडिया जो है वो इंडोमालियन में आता है। यही यहाँ पे मेंशन है, 2 रैल्म में आता है। ओके, और कितने बायोम्स आते हैं, बायोम्स आते हैं 5। और वो 5 बायोम्स कौन कौन से हैं, वो है ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट यहाँ होते हैं, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं जिसमें मॉनसून फॉरेस्ट भी आते हैं, वार्म डेजर्ट, सेमी डेजर्ट होता है, कोनिफेरस फॉरेस्ट है, एल्पाइन मेडाउज है। ओके, तो ये 5 बायोम्स है। तो ये मैप में आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं। ये है 5 बायोम्स। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट मोस्टली जो है ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, अंडमान निकोबार में है, वेस्टर्न घाट्स की साइड पे है। और ये है ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट जो है वो ये आप बीच बीच में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ इस रीजन में ये थोड़ा है। बाकी सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है ये थोड़ा इस एरिया में यहाँ पे आप देख सकते हैं। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट ये रहे, टेम्परेट फॉरेस्ट अरुणाचल वाले रीजन में है। इस तरह से जो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है। ओके, 5 बायोम्स हैं ये जो इंडिया में पाए जाते हैं। और बायोजियोग्राफिक जोन कितने हैं, ये 11 है यहाँ पे मेंशन, 11। ये 10 और 11 इस तरीके से होते हैं, किसी किसी बुक में ये मेंशन है वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय जो है वो सिंपल एक हिमालयाज में ही मेंशन है, तब ये 10 कंसिडर्ड किए जाते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम ये भी देख लेते हैं कि बायोजियोग्राफिक जोन कौन कौन से हैं, एक बार हम देख लेते हैं इनके बारे में भी। सबसे पहले है ट्रांस हिमालयाज, ये जो है वन, ये वाला रीजन जो है ट्रांस हिमालयाज है। देन वेस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज आप देख सकते हैं ये वाला सेकेंड, ये वाला रीजन जो है वेस्टर्न हिमालयाज में आता है। ये ईस्टर्न हिमालयाज में आता है, ये है नॉर्थ ईस्ट। एंड देन गेंगेटिक प्लेन एरिया, ये है गेंगेटिक प्लेन एरिया। और फिर कोस्ट में ये डिवाइड है, ये है कोस्ट एरिया, कोस्टल एरियाज आते हैं हमारे।
उसके बाद हम बात करते हैं सेमी एरिड में ये डिवाइडेड है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला पूरा रीजन जो है वो सेमी एरिड में आता है। फिर आते हैं आपके डेजर्ट, ये वाला राजस्थान वाला एरिया डेजर्ट एरिया में आता है। वेस्टर्न घाट्स, ये है वेस्टर्न घाट्स, ओके। एंड डेक्कन, ये वाला पूरा एरिया जो है वो डेक्कन में आता है, आप देख सकते हैं। और ये है आइलैंड, आइलैंड है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये आइलैंड में आता है। इस तरीके से ये जो है 11 बायोजियोग्राफिक जोन में डिवाइडेड है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी टाइम्स डिड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाज अमेंडेड? कितनी बार जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड किया गया है? ऑप्शंस आर ट्वाइस, थ्राइस, वंस और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे 2 बार जो है अमेंड किया गया है, ट्वाइस इसे अमेंड किया गया है। और कब कब किया गया है? वो किया गया है 2003 और 2006 में। ओके, ये जो एक्ट है ये क्या प्रोवाइड करता है? ये नेम से ही आप देख सकते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू द एनिमल्स, प्लांट्स एंड बर्ड्स एंड मैटर रिलेटेड टू देम। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है पिग्मी हॉक के बारे में। पिग्मी हॉक जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो देखो, क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ध्यान से देखना है। पिग्मी हॉक की पूछा जा सकता है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, पिग्मी हॉक जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्क्विड है, जो अब कहाँ पाया जाता है? इंडिया के अंदर, ये पूछा गया है। कैन नाउ बी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया? ऑप्शंस आर असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और ऑल ऑफ द अबव। जो पिग्मी हॉग है ये इंडिया में असम में पाया जाता है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। जो पिग्मी हॉग है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। पहले ये जो है काफी जगह में पाया जाता था, बांग्लादेश में मिलता था, भूटान में, इंडिया में, नेपाल में, इन सब जगह पे ये पाया जाता था। लेकिन अब जो है ये सिर्फ और सिर्फ असम में मिलता है, जो इंडिया में आता है। ओके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, असम में पाया जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बताइए, लायन, लायन के बारे में बताइए कि लायन कहाँ मिलते हैं? लायन भी जो है सिर्फ और सिर्फ गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं, जो गुजरात में आता है, इंडिया के। गिर में मिलते हैं, जो गुजरात में आता है, इंडिया। तो ये भी क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है ब्लैडर वोर्ट के बारे में। ब्लैडर वोर्ट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट इज मेनली फाउंड इन, कहाँ पे मिलता है ये प्लांट? ब्लैडर वोर्ट प्लांट आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है फ्रेश वाटर में, मॉइस्ट सॉइल में, या फिर पहाड़ों पर, या फिर बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर है ये पानी पे होता है, फ्रेश वाटर और मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल में और फ्रेश वाटर पे ये होता है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब मॉइस्ट सॉइल पे होता है तो ये टेरेस्ट्रियल प्लांट बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल। तो ये दोनों होता है, टेरेस्ट्रियल भी होता है और एक्वेटिक भी होता है। तो इसका सही आंसर है डी। यहाँ आप देख सकते हैं, यूट्रिक्यूलेरिया और ब्लैडर वोल्ट, इसका दूसरा नाम जो है वो यूट्रिक्यूलेरिया है, इसे ब्लैडर वोल्ट भी बोलते हैं। ये कहाँ होता है? ये मेनली फ्रेश वाटर में और मॉइस्ट सॉइल में होता है, एज टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक स्पीसीज। और ये प्लांट्स जो है इनमें क्या होता है? स्मॉल टाइगर हेयर्स होते हैं, जो अटैच होते हैं ट्रैप डोर के साथ। पिक्चर के थ्रू आपको बेटर समझ आ पाएगा। ये आप देख सकते हैं ब्लैडर वोल्ट की पिक्चर, इस तरीके से प्लांट होता है, जो कहाँ होता है? फ्रेश वाटर में होता है और मॉइस्ट सॉइल में होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे पूछा गया है, इन 1857 रेवोल्यूशन जो हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुई थी, एट विच प्लेस ब्रिटिश कमांडर एंसन डाइड। ये एक ब्रिटिश कमांडर थे एंसन, ये इनकी मृत्यु जो है वो कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन है पानीपत में, करनाल में, हिसार में, या फिर रोहतक में। तो इसका सही आंसर है, इनकी मृत्यु हुई थी करनाल में। क्यों हुई थी? कोलेरा की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी, बी इसका सही आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था? अंबाला से वो मूव हुई थी। कब हुई थी? मई 25 1857 में। किसकी कमांड के अंडर? अंडर द कमांड ऑफ जनरल एंसन। ओके, और दिल्ली की तरफ जो है वो मार्च कर रही थी, अभी रास्ते में जो है जनरल एंसन की जो है मृत्यु हुई थी, कोलेरा की वजह से मृत्यु उनकी हुई थी करनाल में।
27 मई 1857 में हुई थी और उनको सक्सीड किसके द्वारा किया गया था? सक्सीडेड बाय सर हेनरी बार्नर्ड के द्वारा। ओके, सर हेनरी बार्नर्ड। तो कहाँ हुई थी इनकी मृत्यु? करनाल में हुई थी। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है करनाल, बी ऑप्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है साहा कमीशन के बारे में। जो साहा कमीशन है और साहा कमीशन टू डिवाइड हरियाणा एंड पंजाब वो सेटअप ऑन, कब इसे सेटअप किया गया था? जेसी शाह कमीशन जो है वो सेटअप की गई थी, वो कब सेटअप की गई थी? ऑप्शन है 23 अप्रैल 1966, 15 ऑफ मई 1965, ये 12 ऑफ फैब 1966 और 1 नवंबर 1966। यहाँ से आप डी को तो इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे क्योंकि 1 नवंबर 1966 में तो हरियाणा फॉर्म ही हो गया था, तो कमेटी तो पहले ही बनी थी। तो इसका सही आंसर है ये बनाई गई थी 23 अप्रैल 1966 में। 23 अप्रैल 1966 में से जो है बनाया गया था, सेटअप किया गया था। और इन्होंने जो है अपना रिकमेंडेशन कब दी थी, किस डेट को दी थी, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम देख लेते हैं इसके बारे में। हुकुम सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद जो है गवर्नमेंट ने सेटअप की थी शाह कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस जेसी शाह। जेसी शाह की चेयरमैनशिप में ये कमीशन जो है वो सेटअप किया गया था। कब किया गया था? 23 अप्रैल 1966 को। किस लिए? टू डिवाइड एंड सेटअप द बाउंड्रीज, ताकि डिवाइड किया जा सके और बाउंड्री सेटअप की जा सके, किसकी? पंजाब की और हरियाणा की। और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये डेट भी आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने अपनी जो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी वो दी थी 31 मई 1966 को। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हु अपॉइंट हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन। एचपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन आर प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो इनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनको अपॉइंट तो गवर्नर के द्वारा किया जाता है। अब आप मुझे ये भी बताइए इनको रिमूव किसके द्वारा किया जा सकता है? रिमूव कौन कर सकता है एचपीएससी कमीशन के चेयरमैन को या अदर मेंबर्स को? तो रिमूव जो है वो कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ओके, अगर रिमूव पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है रिमूव इनको किया जा सकता है सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा। और अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट करते हैं गवर्नर। इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें क्या होता है? चेयरमैन होता है, अदर मेंबर्स भी होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा। और इसमें 1/2 ऑफ द अपॉइंटेड मेंबर्स जो होते हैं कमीशन के अंडर, उनके लिए कंडीशन होती है कि उन्हें ऑफिस हेल्ड किया होना चाहिए कम से कम 10 सालों तक, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में हो। ओके, ये कंडीशन होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कप्तान सिंह सोलंकी के बारे में। कप्तान सिंह सोलंकी जो है वो हरियाणा के कौन से गवर्नर थे? ऑप्शंस आर 15th, 17th, 16th और 14th। बताइए कौन से गवर्नर थे कप्तान सिंह सोलंकी? ये थे 16th गवर्नर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है शॉर्टेस्ट टेन्योर गवर्नर ऑफ हरियाणा। सबसे कम समय के लिए जो गवर्नर रहे हैं हरियाणा के उनका नाम बताइए। ऑप्शन है जगन्नाथ पहाड़िया, कैप्टन सिंह सोलंकी या फिर ओम प्रकाश वर्मा और ओम प्रकाश चौटाला। देखो ओम प्रकाश चौटाला तो कभी गवर्नर ही नहीं रहे, ये सीएम जरूर सीएम रहे हैं ये हरियाणा के और 4 टाइम रहे हैं। 4 बार जो है ये सीएम बने हैं हरियाणा के। तो यदि ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन जो है मैक्सिमम टाइम सीएम बने हैं, तब ओम प्रकाश चौटाला सही आंसर हो जाएगा क्योंकि 4 टाइम बने हैं। ओके, यहाँ पे पूछा गया है शॉर्टेस्ट टेन्योर बताना है गवर्नर ऑफ हरियाणा का। सबसे कम समय तक रहने वाले वो थे ओम प्रकाश वर्मा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही कम समय के लिए जो है गवर्नर रहे थे, एडिशनल पोस्ट पे ये आए थे। यहाँ आप देख सकते हैं ओम प्रकाश वर्मा जो है वो गवर्नर रहे। एडिशनल चार्ज इन्होंने लिया था 2 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2004 तक ये गवर्नर रहे थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है लास्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड इन हरियाणा। लास्ट टाइम कब इम्पोज हुआ था प्रेसिडेंट रूल हरियाणा के अंदर? ऑप्शंस आर इन 1967, 1977, 1991 और 1996। पहले तो आप मुझे बताइए कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो कितनी बार लगा है हरियाणा के अंदर? हाँ जी बताइए। तो ये लगा है 3 टाइम, 3 बार ये लगा है। फर्स्ट टाइम लगा था 1967 में, सेकंड टाइम लगा था 1977 में
और थर्ड टाइम लगा था 1991 में, जो लास्ट टाइम था। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1991 में लास्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हुआ था हरियाणा के अंदर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, रॉक गार्डन सिचुएटेड इन चंडीगढ़ वाज एस्टैब्लिश्ड इन, कौन से ईयर में से एस्टैब्लिश किया गया था? ऑप्शंस आर इन 1957, 1955, 1958 और 1956। तो इसका सही आंसर है, इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1957 में। और किसके द्वारा किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किया गया था नेक चंद के द्वारा। नेक चंद, इसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो रॉक गार्डन है वो चंडीगढ़ में है, जिसे एस्टेब्लिश किया गया था 1957 में। किसके द्वारा किया गया था? नेकचंद के द्वारा किया गया था। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल थे और ये जो है 40 एकड़ लैंड में फैला हुआ है। कहाँ पे है? सुखना लेक के पास में है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मानुसी चिल्लर के बारे में। मानुसी चिल्लर वाज बोर्न इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। अब मुझे बताइए कौन से डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था मानुसी चिल्लर का? ऑप्शंस आर हिसार, सिरसा, पानीपत, रोहतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इनका जन्म जो है रोहतक में हुआ था। डी इसका सही आंसर है। अभी आप मुझे बताएंगे मनिका शोकान। मनिका शोकान, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं? ये बिलोंग करती हैं जींद से। ये भी आपको ध्यान रखना है। मनिका शोकान जींद से बिलोंग करती है। मानुसी चिल्लर रोहतक से बिलोंग करती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ संतोष यादव के बारे में पूछा गया है। संतोष यादव जो है वो कहाँ से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं? शी बिलोंग टू विच प्लेस? ऑप्शंस आर जींद, रेवाड़ी, हिसार, अंबाला। आप मुझे ये भी बताएंगे कि ये किससे संबंधित है, किस लिए ये मतलब न्यूज में है? ये जो है माउंटेनियर है, माउंटेनियर। ओके। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये रेवाड़ी से हैं। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। इनका जन्म जो है जोनियावास गांव में हुआ था, जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है हरियाणा की। और ये जो है अपने पेरेंट की 6 चाइल्ड थी। ये फैमिली में जो है 6 चाइल्ड थी इन द फैमिली ऑफ 5 बॉयज। ओके, 5 बॉयज थे और ये 6th चाइल्ड थी। एंड इन्होंने जो है अटेंड किया था महारानी कॉलेज जयपुर में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, द कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग CHOGM 2018 टुक प्लेस इन अप्रैल 2018 इन, कहाँ पे ये हुआ था? कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग पूछी गई है 2018 की। ये कहाँ पे हुई थी? ऑप्शंस आर मैनचेस्टर, लिवरपूल, ब्रिमिंघम या फिर लंदन। ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी लंदन में। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग एंड कॉमनवेल्थ समिट टुक प्लेस इन लंदन एंड विंडसर, यूके में ये हुआ था 16 से 18 अप्रैल 2018 तक ये हुआ था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country has banned the use of Bitcoin and other cryptocurrencies by its bank and financial institutions? Options are India, पाकिस्तान, चाइना, ईरान। बताइए कौन सी कंट्री ने जो है बैन किया है यूज जो है बिटकॉइंस का और क्रिप्टो करेंसी का उनके बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा? तो इसका सही आंसर है, ये बैन किया गया है ईरान के द्वारा। डी इज द राइट आंसर। ईरान ने बैन किया है यूज बिटकॉइन का और अदर क्रिप्टो करेंसीज का बाय देयर बैंक्स एंड देयर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है, हु इज अपॉइंटेड एज द स्पेशल एनवॉय ऑन म्यांमार बाय द UN? हाँ जी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है CS बुर्गेनर को अपॉइंट किया गया है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है सेसा ऑर्चिड सेंचुरी के बारे में। सेसा ऑर्चिड सेंचुरी जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? इन स्टेट में से कौन से स्टेट में आती है ये? ऑप्शंस आर असम, अरुणाचल प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड या फिर जम्मू एंड कश्मीर। यदि आपको पता होगा कि ऑर्चिड के लिए कौन से स्टेट सबसे ज्यादा फेमस है, तब भी आप सॉल्व कर पाएंगे। आपको डायरेक्ट नहीं पता है सेसा ऑर्चिड सेंचुरी कहाँ पे है, बट ऑर्चिड के लिए जो है काफी फेमस है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेषा ऑर्चिड सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में आती है। बी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। इट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। ये जो सेंचुरी है शेषा, जो हमने बात किया ऑर्चिड सेंचुरी, ये अरुणाचल प्रदेश में आती है और इसे नोटिफाई किया गया था अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972।
नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ 1931 हेल्ड। कहाँ पे हुआ था ये कांग्रेस सेशन 1931? ये हुआ था कराची में। 1931 कांग्रेस सेशन जो है वो कराची में हुआ था। 20 का सही आंसर हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन था, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन है 1931 का, ये कराची में हुआ था। और यहाँ इससे पहले जो है गांधी एरविन पैक्ट साइन हुआ था, जिसे एंडोर्स किया गया था। इसमें ये जो सेशन हुआ था, यहाँ पे इस एक्ट को एंडोर्स किया गया था कांग्रेस के द्वारा। एंडोर्स मतलब मान्यता दे दी गई थी, एग्री किया था कांग्रेस ने गांधी एरविन पैक्ट के बारे में। वो कहाँ किया था, ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि कब एंडोर्स किया गया था। तो ये कराची सेशन में किया गया था, 1931 में कराची सेशन हुआ था। और ये सेशन जो है वो चला था मार्च 26 से 31 तक। ओके। और गांधी जी को है यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था कि गांधी जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। इसके बाद जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसके लिए गांधी जी को नॉमिनेट किया गया कांग्रेस के द्वारा कि गांधी जी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ पे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और उससे एक हफ्ता पहले क्या हुआ था, इससे एक हफ्ता पहले जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एग्जीक्यूट किया गया था। इनको फांसी दी गई थी। इसलिए पब्लिक में काफी एंगर था उस टाइम पे गांधी जी को लेकर, क्योंकि गांधी जी ने जो है साइन किया था गांधी एरविन पैक्ट। तो लोग नाराज थे कि गांधी जी ने ये साइन क्यों किया था। ओके। तो जब गांधी जी अपने रास्ते में थे, मतलब कराची वो सेशन को अटेंड करने के लिए जा रहे थे, तो पूरे रूट पे जो है उनको ग्रीट किया गया था विद ब्लैक फ्लैग्स। और कराची सेशन जो है कांग्रेस का, यहाँ पे एक रेजोल्यूशन भी पास किया गया था, जिसमें कांग्रेस ने अपने आप को डिसोसिएट कर लिया था, डिसअप्रूव किया था किसी भी तरीके की पॉलिटिकल वायलेंस को। ओके। और ये रेजोल्यूशन जो है ड्राफ्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा। बट इस ड्राफ्ट में जो है एडमायर किया गया था ब्रेवरी को और सेक्रीफाइस को थ्री मार्टियर्स की। ओके। इन द सेम लाइन कांग्रेस ने एंडोर्स किया था, और इसी टाइम पे एंडोर्स किया गया था गांधी एरविन पैक्ट को। एंडोर्स का मतलब है कि मान्यता दे दिया जाना। ओके। तो गांधी एरविन पैक्ट को जो है कांग्रेस ने एंडोर्स किया गया था एंड रीट्रेट किया था गोल ऑफ पूर्ण स्वराज। जो ये पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पहले देख लेते हैं। जो कराची सेशन है, इसको प्रेजाइड किसने किया था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको लीड किया गया था सरदार पटेल के द्वारा। और जो कांग्रेस है, उन्होंने यहाँ पे अडॉप्ट किया था एक रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। देखो कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो कराची सेशन को प्रेजाइड किसने किया था, सरदार पटेल ने किया था। ये कब हुआ था, ये 1931 में हुआ था। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो यहाँ पे अडॉप्ट की गई थी। जो क्या रिप्रेजेंट करती थी, ये रिप्रेजेंट करती थी पार्टी की सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोग्राम को। और बाद में इसे जो है कराची रेजोल्यूशन भी बोला जाता था। दिस इज नोन एज कराची सेशन, कराची रेजोल्यूशन भी इसे बोला जाता था। ओके। और क्या क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, और यही बनता है कि यहाँ पे एंडोर्स किया गया था गांधी एरविन पैक्ट को। और यहाँ पे गांधी जी को चूज किया गया था कि वो रिप्रेजेंट करेंगे कांग्रेस को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ा पूर्ण स्वराज के बारे में भी। पूर्ण स्वराज जो है वो कौन से सेशन में जो है डिक्लेयर किया गया था, और उस सेशन को किसने लीड किया था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सेशन हुआ था 1929 सेशन जो हुआ था। और इसको लीड किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया है कि नेहरू जी ने जो है झंडा फहराया था। और ये सेशन कहाँ हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये लाहौर सेशन था, लाहौर सेशन। ओके। 1929 का लाहौर सेशन था, जिसको लीड किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इन्होंने एक फ्लैग फहराया था, झंडा फहराया था, इंडियन फ्लैग। तो वो कौन सी नदी के किनारे, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नदी के किनारे इन्होंने झंडा फहराया था। तो वो फहराया था इन्होंने रावी रिवर के किनारे पे, रावी रिवर। ओके। और बोला था कि 26 जैन 1930 को सेलिब्रेट किया जाएगा इंडिया का इंडिपेंडेंस डे। ओके। 26 जनवरी 1930 को जो है इंडिया का इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट भी और कराची सेशन भी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है।
यहाँ आपसे पूछा गया है एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिगो रिवोल्ट टुक प्लेस, कहाँ पे हुआ था, निम्नलिखित में से कहाँ पे जो है इंडिगो रिवोल्ट हुआ था। ऑप्शंस आर बंगाल, महाराष्ट्र, केरला और बिहार। तो इसका सही आंसर है ये हुआ था बंगाल में। ए इज द राइट आंसर। इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। जो इंडिगो रिवोल्ट है उसे नील विद्रोह भी बोला जाता है। नील विद्रोह ये एक पीजेंट मूवमेंट थी जो सब्सिक्वेंट अपराइजिंग में चेंज हुई। किसकी और किसके बीच में हुई थी ये, इंडिगो फार्मर्स की अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। और कहाँ से अराउज हुई थी, ये अराउज हुई थी चगोछा। चगोछा गांव है नाडिया में। नाडिया कहाँ आता है, बंगाल में आता है। और कब स्टार्ट हुई थी ये स्टार्ट हुई थी 1859 में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।